चलिए भाई स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। आप लोगों की आवाज़ बिल्कुल ही ज़बरदस्त आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS16, जिसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करने वाले हैं। डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो ये AS16 आपका यहाँ पर आ रहा है, जिसका एग्जाम्पल 1 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। जो भेजी थी दुआ हो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। चल जा यार, गाना गवाएगा मुझसे, टाइम पास करा रहा है। चल, एग्जाम्पल 1 हम कर चुके हैं। एक्सचेंज डिफरेंस को कब जो है हम बोरिंग कॉस्ट मानकर एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, इवन इफ पैरा 46A हैज़ नॉट बीन फॉलोड। इलस्ट्रेशन 1 जो है, कायदे में तो मैं आपको वो भी करा चुका हूँ, बट फिर भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, जिसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी है एक नई बिल्डिंग की 1 जनवरी 2016 को। आप 21 ले लेना, 22 लेना, अपनी इच्छा के अनुसार डेट ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 लाख रुपए तो उसने स्पेशल लोन लिया है, सिर्फ बिल्डिंग के लिए ही लोन लिया है। 1 लाख इज़ अ स्पेशल लोन, जिसको सेपरेटली रखा जाएगा, अलग जगह पे रखा जाएगा, बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। 10% इंटरेस्ट रेट पर लिया है, 1 जनवरी को लिया है। इसके अलावा कंपनी ने 2 नॉन स्पेसिफिक लोन्स लिए हैं, यानी कि इस लोन का पैसा कहीं भी वो यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग के लिए भी कर सकते हैं, किसी और जगह भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। इसमें जो नॉन स्पेसिफिक लोन है, जनरल लोन है 5 लाख रुपए का, वो 11% की इंटरेस्ट रेट पर लिया है, और 9 लाख रुपए का ये 13% की इंटरेस्ट रेट पर लिया है। द एक्सपेंडिचर दैट वर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वर एज फ्लोज। अब आपको पैसा तो एक साथ मिल गया, पर आप उस एक साथ पैसे को लगाएंगे तो नहीं। क्या लगाएंगे? लगा देंगे, धीरे धीरे लगाएंगे ना। तो इन्होंने धीरे धीरे लगाया। जनवरी में 2 लाख, अप्रैल में 2.5 लाख, जुलाई में 4.5 लाख, दिसंबर में 1,20,000, और दिसंबर में जो है बिल्डिंग कंप्लीट कर दी है। कई लोगों का सवाल हो सकता है कि सर 1 जनवरी से स्टार्ट करा, 31 दिसंबर को कंप्लीट कर दी, तो ये तो क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं होगा। 12 महीने का पूरा नहीं हुआ तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि 12 महीने से पीरियड थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। अब क्योंकि ये बिल्डिंग है तो देखकर लगता है बिल्डिंग में सब्सटेंशियल टाइम लगता ही है, और इसीलिए इसको हम क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे। ये नहीं कि 12 महीने से पहले बना दी बिल्डिंग तो अब ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। वो पीरियड कम ज़्यादा हो सकता है, और अपने क्वेश्चंस के लिए तो जो भी बोरिंग कॉस्ट का आएगा उसमें हम क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे ही, अनलेस अदरवाइज गिवन। आपको जो है बताना है कितना इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे, और उसकी जर्नल एंट्री आपको पास करके बतानी है। बुक में दे रखा है, बट मैं आपको बुक से नहीं कराऊंगा, हम लोग तो अपने तरीके से करेंगे। ओम नमः शिवाय। 1 नोट ओपन हो जाए। एक तो कंप्यूटर स्लो है, ऐसा लगता है कि चलो यार मैक वैक ले लेते हैं थोड़ा सा, पर मुझे एप्पल वगैरह के प्रोडक्ट यूज़ करने नहीं आते, या i7 वगैरह कुछ लेते हैं, लेटेस्ट प्रोसेसर लेते हैं। फिर मैं सोचता हूँ यार कॉस्ट इफेक्टिव काम करना है, ठीक है 2 मिनट रुक जाएंगे, 1 नोट ओपन हो रहा है, थोड़ा गाना गा लेंगे, तब तक पैसे तो ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने काम किया है। जनवरी में 2 लाख, अप्रैल में, थोड़ा इधर कर लूँ, थोड़ा सा देख कर ही लिखना पड़ेगा लगता है, 2.5 लाख, जुलाई में 4.5 लाख, दिसंबर में 1.2 लाख। तो ये इन्होंने जो है खर्चा किया है। अब कोई मुझे बताए कि भैया कौन सा पैसा इन्होंने किस वाले लोन से लिया है, कोई बता सकता है? बताओ मुझे, कैन एनीवन टेल मी कि ये जो पैसा खर्चा हुआ है यहाँ पर 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख, 1,20,000, ये कौन से वाले लोन से खर्चा हुआ है? भाई पता नहीं किससे हुआ है, बट हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मैंने स्पेसिफिक लोन लिया है, स्पेशल लोन लिया है इस बिल्डिंग के लिए ही, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 1 लाख रुपए इसमें से 1 लाख रुपीज़ जो हैं
जो लगे पहले 1 लाख रुपीज़ जो लगे, वो मैं कह सकता हूँ कि भैया ये स्पेसिफिक लोन से लगे होंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ बिल्डिंग के लिए ही लिया गया है, ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और बाकी जो खर्चा लगा उसमें मैं ये नहीं बता सकता कि 5 लाख में से कितना पैसा लगा है और 9 लाख वाले पैसे में से कितना पैसा मैंने लगाया है और किस टाइम क्या लगाया है। इसीलिए मुझे एक वेटेड एवरेज रेट इनकी निकालनी पड़ेगी। 5 लाख 11% से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 55,000। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 13% करोगे तो आएगा, करके देख लो कितना आएगा, 1,17,000। अब मल्टीप्लाई नहीं ना होता मुझसे, कैलकुलेटर नहीं है ना। कर तो मैनुअली भी सकता हूँ, बट टाइम क्यों लगाना, जब मल्टीप्लाई करना है वो तो बच्चा भी कर लेता है। आप समझ जाओ ना मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आएगी, वो मैंने लिखी है यहाँ पे। हाँ, तो इसको आप टोटल कर लीजिए, 0,0,0,2,1,7,1 ऐसा कुछ आएगा। 1,72,000, 14 लाख लगा कर 1,72,000 साल का इंटरेस्ट बनता है दोनों का। तो अगर मुझे एक रेट बतानी हो तो मैं 1.72 लाख को डिवाइड कर दूंगा 14 लाख से, और एक सिंगल रेट निकल कर आ जाएगी जिसकी रेट है, जो कि आएगी 12.285%। 12.285%, ठीक है ना। अब क्या करना है बताइए मुझे आप। अब कुछ नहीं करना, जो जो पैसा लगा उसको इस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए जो कैपिटलाइज होना है। तो कैसे करेंगे आप, देखिए इसमें 1 लाख तो स्पेसिफिक है जो आपने 10% रेट पर लिया है, जनवरी में लगा दिया तो 12 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 10,000। इसमें 1 लाख और लिया है, उसकी जो रेट है वो है 12.285%। पूरे साल का लगेगा तो करीब बनेगा 12285। उसके बाद आपने, मतलब रेट तो सेम ही रहेगी, उसके बाद आपने अप्रैल में लिया 2.5 लाख, 12.285%। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक होते हैं 9 महीने, तो 9 महीने के हिसाब से कितना आएगा। अब तो कैलकुलेटर लाना ही पड़ेगा, अब तो कैलसी लाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ। 2.5 लाख को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप भी कर लो। 12.285 से परसेंटेज से 9 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आ रहा है करीब करीब ये 23,034.37। फिर जुलाई में इन्होंने 4.5 लाख का और खर्चा करा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। पैसा पहले से लिया हुआ था, इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही थी, पर जब एसेट में लगाया, खर्चा किया, तब से तो इंटरेस्ट जो है कैपिटलाइज होना स्टार्ट होगा। हाँ, ये थोड़ी है कि आपने लेकर रख दिया उसके बाद आप कैपिटलाइज करते रहेंगे, बस नहीं, वो पीएनएल में जाएगा, उतने पीरियड का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमसे वो पूछा नहीं गया कि पीएनएल में कितना जाएगा। करीब आ रहा है 27,000, 23,000 है, 641.25। और आखिरी है दिसंबर में लिया, जो 1 महीने के लिए लिया होगा, 1.2 लाख, 12.285% जनरल लोन में से लिया होगा, क्योंकि 1 लाख स्पेसिफिक तो यूज़ कर चुके हैं हम। 1/12 तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12285 डिवाइडेड बाय 12, तो आ गया 1228। सबको ऐड कर लेते हैं, 1228 प्लस 27,641.25 प्लस 23,034.37 प्लस 12285 प्लस 10,000, ये करीब मेरा सबका टोटल आया है 74,189.12। ओ माय गॉड, यहाँ भी सबका टोटल यही आ रहा है। तो यानी कि बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या कैपिटलाइज होगा, क्या एंट्री पास हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख, 9 लाख प्लस 1,20,000, 10,20,000 प्लस
74,189, ऐसे ही कुछ होगा। 4.5 लाख, 4.5, 9 लाख, 9 लाख प्लस 1,20,000, 10,20,000 प्लस 74,189, तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गई। यानी कि आप क्या कर रही हैं कि जो भी आपका खर्चा लगा, सारा खर्चा लगा, उसे आपने बिल्डिंग की कॉस्ट में डाल दिया। सिंपल है सर। यहाँ पर बैंक से गया क्या पैसा? ये देखिए, इन्होंने एक ही एंट्री में शो करा है, इसके लिए बैंक अकाउंट लिख दिया। आप कह सकते हैं, एक एंट्री आप ये पास कर सकते हैं कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10.2 लाख टू बैंक अकाउंट 10.2 लाख, तो वो तो आपका मोटा मोटा खर्चा लग गया। अब रही बात इंटरेस्ट की, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में दोस्तों, आप जब इंटरेस्ट एक्सपेंस में डालेंगे, मान लेते हैं ना कि बैंक में इंटरेस्ट आपको पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की, तो बैंक से ही पेमेंट होगी, तो आप उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस में डालेंगे। उसकी जगह आपने बिल्डिंग अकाउंट ही लिख दिया है, क्योंकि बिल्डिंग में कैपिटलाइज होना है, बाकी का पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट में आपने डाला है, तो इसीलिए जो है बैंक से ही इकट्ठे एक एंट्री पास करके दिखा दी है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर 2 एंट्री भी पास कर दोगे कुछ नहीं होएगा। एंट्री ना रटनी थोड़ी ना है, कॉन्सेप्ट समझना है, अमाउंट कैसे निकली ये समझना है। अब बिल्डिंग में डालनी है तो डाल दिया, 10,20,000 अलग डाल दो, इंटरेस्ट का पोर्शन अलग से डाल दो। क्वेश्चन 2, एक कंपनी है PRM लिमिटेड, जिन्होंने लोन लिया है बैंक से 50 लाख रुपए का। 50 लाख का, 1 आध लाख का हमें भी दिला दो। वैसे CS के लिए ICA ने करा है, लोन दे रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लोन दे रहे हैं। लोन नहीं चाहिए भाई, लोन नहीं चाहिए मुझे। कई सारे एजुकेशनल पोर्टल हैं, कई मुझे मेल करते हैं यूट्यूब चैनल देख के, आइए हमारे पोर्टल पे पढ़ाइए आप। मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या पोर्टल है इनका। है ही नहीं कुछ, 2-4 कोर्सेज आ रहे हैं, कुछ है ही नहीं ढंग की क्लासेस। अब मैं उन्हें क्या बोलूँ कि भाई मैं तुम्हारा पोर्टल खरीद सकता हूँ, पढ़ाना तो बहुत छोटी बात है ही नहीं कुछ इसमें। करें तो करें क्या, परचेज कर लें? नहीं करना। फिर उसके बाद आते हैं आपके बाहर की कंपनीज आती है, वो मेल करेगी एजुकेशनल प्रोडक्ट के लिए हमने ये लॉन्च करा है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ लॉन्च करी है, इनवाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हमारे बहुत सारी क्वेरीज आ रही है हमारे पास। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने अप्लाई करा है और वो मुझे बता रहे हैं कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही है इसलिए डिले हो जाएगा। भाई आप मेरे पास आए हो, मैं थोड़ी ना आपके पास गया हूँ। आप आए हो अपना प्रोडक्ट को इनवाइट करने के लिए और नीचे लिखते हैं लाइन में कि भैया जल्दी से अप्लाई कर दो, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, डिले होएगा रिस्पॉन्स करने में। अरे करना ही नहीं मुझे भाई अप्लाई तुम्हारे वहाँ पे। उसके बाद कनाडा से आ जाती हैं जॉब्स, आ जाओ कनाडा में कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, पैसे फेंकते हैं ऐसे 50 लाख 1 करोड़ रुपए। एक आया था पहले मेरे पास, वो भेज रहा था मुझे कनाडा या हांगकॉन्ग भेज रहा था, कहता कि चार्जेस लगेंगे सर, आपका इंटरव्यू कराएंगे, पैसे लेंगे हम। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा पैसे, 1 रुपया नहीं दूंगा, सैलरी मिलेगी उससे ले लेना। वो उस पर भी एग्री हो गया, कहता मत देना, आप इंटरव्यू दे दो, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, उसके बाद जो सैलरी मिलेगी उसमें से मेरी फ़ीस दे देना आप। मैंने कहा नहीं आना मुझे भाई, मुझे अपने देश के लिए करना है, वरना 50 लाख 1 करोड़ रुपए मैं तो इंडिया के बाहर जाके कमा सकता हूँ। कनाडा वाले एक आगे लिंक्डइन पे करने लगे कि भैया स्टार्टअप आइडिया है आपके पास, स्टार्टअप आइडिया प्रेजेंट करिए, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो $3.5 लाख देंगे आपको, जो करीब करीब बन के निकलता है 70 से मल्टीप्लाई कर लो, 2-2.5 करोड़ रुपए देंगे, कनाडा का परमानेंट रेजिडेंसी देंगे और आपको वहाँ सेटल कर देंगे। सोचो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मैं गवा कर अगर यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो इसका कुछ मोटिव है, सोशल मोटिव है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है ना। देखते हैं क्या होगा भाई, आप लोग क्या करेंगे, मज़े लेकर निकलेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। मेरा तो जब मूड बनेगा मैं तो निकल ही सकता हूँ, मुझे तो आज से 5 साल बाद भी मेरा मूड बना, 2 साल बाद भी मेरा मूड बना कि भाई छोड़ो निकलना है, मैं तो निकल जाऊँगा, क्या दिक्कत है। अपॉर्चुनिटी स्किल्स होने चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ तो है। पढ़ा रहा हूँ तो नॉलेज अपडेटेड है, जॉब में वो चली जाती है, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब का पूरा एटमॉस्फेयर मालूम है, उनका प्रोफेशनलिज्म वगैरह सब कुछ मालूम है, बट वो ना एक पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं। फाइनेंस वाला फाइनेंस की थोड़ी सी नॉलेज रखेगा, अकाउंटेंसी वाला अकाउंटिंग की रखेगा, उसको और बाकी कुछ नहीं पता, लॉ भूल चुका है वो। मेरे को सबकी चाहिए नॉलेज, अपडेटेड रहना है,
तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, मेरा ही भला हो रहा है इसमें, दिक्कत कहाँ है मुझे। सारी चीज़ अपडेटेड है, कभी भी स्विच मारना है कहीं भी जा सकते हैं, और लेटेस्ट स्किल्स मैं अपनी एक्वायर कर ही रहा हूँ। तो आप ज़रूर देखेंगे थोड़े टाइम में मैं एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। वैसे तो yogeshvarma.co.in मैंने बनाई है, खुद ही डिज़ाइन करी है, कोड भी मैंने आपको दिखाया होगा किसी एक वीडियो में, जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं कौन सी क्लास में दिखाया होगा। बट मैं एक और प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जिसमें कि आपको फ्री गाइडेंस मिलेगी सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप जाएंगे, आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, ओके करेंगे, वो सिस्टम बताएगा भैया यहाँ पे कमी है, इसको ठीक करिए, आपका जो है पास हो जाएंगे आप। अब वो लिखने का टाइम नहीं है, थोड़ा सा मैं सीख रहा हूँ अभी, तो प्रोग्रामिंग थोड़ी सी होने के बाद मैं वो बना दूंगा। हाँ, तो मतलब मज़े कर रहे हैं। अब जब एडवर्स सिचुएशन, अभी एडवर्स सिचुएशन आई नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो चलने दो, मतलब सस्टेन कर पा रहे हैं, पैशन फॉलो कर रहे हैं, चलने दो। बट जिस दिन लगेगा चलो बहुत हो गया, सैचुरेशन हो गया, तब कहीं और निकल लेंगे। देखते हैं क्या होगा, फ्यूचर तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं तो एक्सप्लोर करने वाला बंदा हूँ, एक जगह टिकने वाला बंदा तो हूँ नहीं मैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। PRM लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर 50 lakhs। 30 अप्रैल 16 को लिया। डेट को बदल लेना अपनी इच्छा अनुसार, मतलब ईयर को बदल लेना, डेट मत बदलना, ईयर कर लेना, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जो लेना ले लेना। तो ये 50 लाख का लोन लिया, बट इन्होंने लगाया इतना पैसा, 50 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, कुछ वर्किंग कैपिटल में, कुछ परचेज में, कुछ कंस्ट्रक्शन में, कुछ एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक में। कई लोग कह सकते हैं सर ये 50 लाख लिया तो 50 लाख इसी पर लगाया होगा ना। भाई अगर इसी पर लगाया होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने 50 लाख लिया, बैंक में डाला, बैंक में 50 लाख आ गए, बैंक में आपके करोड़ों रुपए और भी पड़े थे, आपने यूज़ करा, थोड़ा सा 5 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन में डाल दिया, 2 लाख 3 लाख पे मशीनरी परचेज कर ली, ऐसे आप पूरे साल करते रहे, और धीरे धीरे कर साल के एंड में देखते हो कि भैया 50 लाख का लोन जो बैंक में आया था प्लस जो और पैसा पड़ा था वो सब मिलकर यहाँ पर लग गए। तो जो आपका खुद का पैसा है और लगा है उसमें तो दिक्कत नहीं है, पर जो लोन का पैसा लग गया इन एसेट्स में, वो प्रोपोर्शनेटली देखना पड़ेगा कि किस किस में कितना इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। 2017 में कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड कंप्लीट हो गया, मशीनरी भी इंस्टॉल कर दी गई डेट ऑफ एक्विजिशन को, डिलीवरी ऑफ ट्रक वॉज नॉट रिसीव्ड। अच्छा, ये जो परचेज करा है इसकी डिलीवरी अभी हुई नहीं है। इंटरेस्ट जो बैंक ने चार्ज करा है वो है 18 लाख रुपए का। आपको पता नहीं इस 18 लाख के इंटरेस्ट का क्या करें जो 50 लाख के ऊपर लिया है। आपको ये देखना पड़ेगा कि 50 लाख का जो ये खर्चा किया है आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड में, जिसमें कि कुछ लोन का पोर्शन भी होगा, कितना है हमें पता नहीं है। अब कई लोग जो है वो तो बोल देंगे ये 50 लाख यहाँ लगा है, ज़रूरी नहीं है ना। क्वेश्चन में गिवन होता कि स्पेसिफिक लोन लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड के लिए, तब हम मान लेते। हाँ, 50 लाख का खर्चा ज़रूर हुआ है, बट आपको देखना पड़ेगा कि टोटल 120 लाख के खर्चे में अगर 50 लाख का खर्चा कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड में हो रहा है जो कि एक क्वालिफाइंग एसेट है, तो उस हिसाब से 18 लाख की कॉस्ट जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी प्रोपोर्शनेटली, 7.5 लाख बनेगी इसके हिस्से में, जिसे आप कैपिटलाइज कर देंगे और बाकी पीएनएल में डाल देंगे। मतलब कि आपने मशीन सीधा खरीद ली तो इसमें तो टाइम लगा नहीं, तो ये आपका कैसे क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। वर्किंग कैपिटल कभी भी नहीं होता, सीधा आपने ट्रक परचेज करी, कैसे हो सकता है वो क्वालिफाइंग एसेट। जिसमें कंसीडरेबल सब्सटेंशियल टाइम लगता है वो आपका क्वालिफाइंग एसेट होता है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड जो है वो क्वालिफाइंग एसेट है। 18 लाख जो है टोटल इंटरेस्ट लगा है, प्रोपोर्शनेटली देखना पड़ेगा कि इसके हिस्से में कितना आया, उसको कैपिटलाइज करेंगे, बाकी पीएनएल में डालेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कंपनी हैज़ ऑब्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ऑफ 580 lakhs फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी। इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन क्या होता है? मतलब एक तो बैंक होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, यूँ समझ लीजिए आप। इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोन देते हैं, लोन ग्रांट करते हैं बैंक के अलावा, उनसे लिया 580 लाख रुपीज़ का लोन अपनी मशीन को मॉडर्नाइज रिनोवेट करने के लिए। आपने ये एक मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत इंस्टॉल करी, 31 मार्च 17 तक इस मशीन को इंस्टॉल करा, 406 लाख रुपीज़। 58 लाख रुपीज़ जो है आपने एडवांस दिया टू सप्लायर्स फॉर एडिशनल एसेट्स, एंड बैलेंस लोन दिया 116 lakhs का हैज़ बीन यूटिलाइज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस। मतलब 116 लाख वर्किंग कैपिटल के लिए गया, 58 लाख सप्लायर को एडवांस गया, 406 लाख मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए लगा। अकाउंटेंट इज ऑन अ डिलेमा हाउ टू अकाउंट फॉर द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 52 lakhs जो कि पूरे साल में हुआ है ऑन द एंटायर इंस्टीट्यूशनल लोन ऑफ 580 lakhs।
सिंपल सा फंडा है, लोन एक लिया, लगाया अलग अलग जगह। 406 लाख मशीनरी के लिए, उसकी रिनोवेशन के लिए, खरीदी नहीं मशीन, पूरा रिनोवेट करा, मॉडर्नाइज करा पूरी मशीन को। कुछ सप्लायर को एडवांस दिया एडिशनल एसेट्स के लिए, कुछ आपने वर्किंग कैपिटल पर्पज़ के लिए लोन लिया। टोटल इंटरेस्ट आया 52.2 लैक्स। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है, रिनोवेशन है, इसमें सब्सटेंशियल टाइम लग सकता है और इसीलिए क्वालिफाइंग एसेट है। अगर आप देखेंगे इसलिए क्वालिफाइंग एसेट है। तो जो 580 लाख का लोन है उसमें से 406 लाख रुपए का लोन इसके लिए लिया है। तो अगर टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट 52.2 लैक्स है 580 लैक्स के लोन पर, तो 406 के लोन के हिसाब से वो बनेगी 36.54 प्रोपोर्शनेटली, जो कि हम कैपिटलाइज करेंगे। इसके बाद जो है आप सप्लायर्स को एडवांस देते हैं, और सप्लायर्स को एडवांस देना, आप एसेट खरीद रहे हैं तो एक तो ये हुआ कि आपने एसेट के लिए पैसे दिए और एसेट आपके पास वो आ रहा है, ठीक है ना। आपने एसेट के लिए पैसे दिए, आपने खरीद ही लिया। कई बार होता है एसेट बनाना है और एसेट बनाने के लिए पहले आप एडवांस देते हैं और एडवांस देने के बाद जो है एसेट बनता है, एसेट आता है। अब हम नहीं बता सकते कि एडिशनल एसेट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट होगा या नहीं होगा, बट क्योंकि हम बोरोइंग कॉस्ट का एस कर रहे हैं और डीम्ड है कि अगर हम एसेट्स की बात कर रहे हैं अनलेस अदरवाइज गिवन, तो हम मानेंगे कि जो पैसा लगा है, चाहे हमने भले सप्लायर को पैसा दिया हो और एसेट अभी आना बाकी हो, पैसा तो लग गया, तो वो आपका क्वालिफाइंग एसेट ही होगा। एक तो ये होता है कि पहले सप्लायर एसेट देगा फिर उसको पैसा देंगे, एक होता है पहले पैसा देंगे फिर वो एसेट कंस्ट्रक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपने पहले पैसा दे दिया, और जब पैसा देंगे तो एटलीस्ट आप उसकी जो है कैपिटलाइजेशन उसका स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो लग गया एसेट पे, ठीक है ना। सप्लायर जो है वो काम स्टार्ट कर देगा। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकते हैं कि भैया कौन सा एसेट है, या फिर आप इसमें दूसरी एजम्पशन ले सकते हैं कि भैया एसेट जो है वन टाइम परचेज के लिए लिया होगा तो इसलिए क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ली जा सकती है एजम्पशन जी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं आपको करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप इसको क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानेंगे तो फिर ये कैपिटलाइज नहीं होगा, पीएनएल में जाएगा। पर अगर आप इसको क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे अपनी बुक के हिसाब से ऑन दिस एजम्पशन कि भाई ये एडिशनल एसेट जो है सब्सटेंशियल टाइम इन्हें लगेगा बनने के लिए, तो जितना पोर्शन लोन इस पर लगा है उतना पोर्शन का इंटरेस्ट, मतलब 52.2 लाख का इंटरेस्ट बनता है 580 पर, तो 58 पर कितना बनेगा 5.22, उतना इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे। और आखिरी में जो वर्किंग कैपिटल के लिए आपने पैसा लगाया 116 लाख रुपए, वो क्वालिफाइंग एसेट होता ही नहीं है वर्किंग कैपिटल कभी भी, तो उसका जो इंटरेस्ट का पोर्शन होगा 52.2 लाख में से प्रोपोर्शनेटली जो इसके हिस्से में आएगा वो आप पीएनएल में डालेंगे। यहाँ दे भी रखा है नीचे, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। जनरली 12 मंथ्स का मानते हैं, शॉर्टर लॉन्गर भी हो सकता है। हम एज्यूम करते हैं इन द अबव सॉल्यूशन दैट मॉडर्नाइजेशन रिनोवेशन जो है उसमें सब्सटेंशियल टाइम लगेगा, दैट इज मोर देन 12 मंथ्स। रिगार्डिंग परचेज ऑफ एडिशनल एसेट्स, नेचर ऑफ एडिशनल एसेट्स हैज़ ऑल्सो बीन कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट, जैसे मैंने आपको बताया। अल्टरनेटिवली द प्लांट एंड मशीनरी एंड एडिशनल कॉस्ट मे बी एज्यूम टू बी नॉन क्वालिफाइंग एसेट। अरे वाह, कि भैया जो रिनोवेशन करा रहे हैं, जो एसेट में हम बढ़ोतरी करा रहे हैं, एसेट को अपग्रेड करवा रहे हैं, उसमें सब्सटेंशियल टाइम नहीं लगेगा, ये मानकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बट जैसा मैंने बताया क्योंकि बोरिंग कॉस्ट का ही क्वेश्चन आए तो मान लेते हैं क्वालिफाइंग एसेट ही होगा और एजम्पशन लिखकर आ जाएंगे, ठीक है ना। इन्होंने भी अल्टरनेट व्यू का दे रखा है, हालांकि मैंने पहले देखा नहीं था कि इन्होंने भी ऐसा किया होगा। अच्छा, अब इसमें आप बोलेंगे पेपर में हमने कुछ और कर दिया, गलत कर दिया एग्जामिनर ने, क्या करें। जो भेजी थी दुआ, ऊपर वाले से प्रार्थना करो, और क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर हमारा कोई एक क्वेश्चन गलत कर देगा, ये एजम्पशन हमने कुछ ले ली और दूसरी कुछ हो सकती है। हमने कुछ एजम्पशन ले ली, एग्जामिनर ने जो है बुक का देखा उसमें कुछ और था, दिमाग कम लगाया, ढंग से पढ़ा नहीं, मैच नहीं करा आंसर, नंबर काट लिए, क्या करें उसमें। भैया उसके लिए कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल सकते, रट्टा तो नहीं लगा सकते कि भैया बुक में ऐसा तो फिर ऐसा ही करेंगे। प्रैक्टिकली सोचो, 4-5 नंबर का रिस्क लो, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे रखो, बस ये मेरा कहना है। इलस्ट्रेशन 4, टेक लिमिटेड ने जो है 30 लाख बोरो करे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से
फाइनेंशियल ईयर 16-17 में, यानी कि आपके लिए 20-21 या 21-22 के लिए, 21-22 के लिए बोरोइंग को यूज़ कर रहे हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है जी। क्या शेयर्स खरीदने में आपको सब्सटेंशियल टाइम लगता है, या आप जैसे ही पैसा डालते हैं शेयर आपके पास आ जाते हैं? हाँ, सब्सिडरी एक नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही है, कन्फ्यूजन, स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आप तो शेयर्स ले रहे हैं एक कंपनी के, जो आपकी सब्सिडरी है, ABC, जो भी नाम दे दो, सब्सिडरी ABC लिमिटेड, कुछ भी दे दो आप, या क्वेश्चन में जो गिवन है वो मान लो, वो एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है जो कि क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। अरे भैया, आपने लोन लिया, उस लोन से आप क्या ले रहे हैं? आप तो शेयर्स ले रहे हैं, और शेयर्स क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते। डायरेक्टर्स कह रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए हम इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, और जो इंटरेस्ट लगा है 4 लाख का, उसे हम इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट घुसा दिया यहाँ पे, बोरोइंग कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। अरे भैया, इन्वेस्टमेंट के लिए एज 13 है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ब्रोकरेज फीस ड्यूटीज तो आती है, पर बोरोड अमाउंट का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में नहीं आता। ठीक है ना, एक्विजिशन कॉस्ट नहीं माना जाता, खरीदने की कॉस्ट में इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं आती है। दूसरा जो आपका बोरोइंग कॉस्ट का चैप्टर है वो भी कहता है, एएस जो है वो भी कहता है कि क्वालिफाइंग एसेट के लिए सब्सटेंशियल टाइम लगना चाहिए बनने के लिए। शेयर्स तो रेडी होते हैं फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़, खरीद लिए और आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसके ओनर बन जाते हैं, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो कैसे आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे? इसके लिए डायरेक्टर्स का टेक सही नहीं है, आप जो है इसे P&L में चार्ज करेंगे। इसी के साथ जो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है। ये कब कराओगे? 10 क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं, कब होगा ये? करा दूंगा यार, एक करा दूंगा, 1 मिनट। AS1 जो है, AS1 से हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस रह गए, इलस्ट्रेशंस रह गई, वो मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद जो एंड के क्वेश्चन आंसर थे वो करा दूंगा। तो 2 क्लास में आपका ये फटाफट मैं कराता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 2 हुआ है। यूनिट 2 के अलावा बाकी जो यूनिट होगी उसे भी मैं कराऊंगा, मॉड्यूल 1 कंप्लीट ज़रूर कराऊंगा। बस फटाफट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार, और क्या, मतलब बोलना ही तो है, बैठकर जो है बोल देते हैं एक साथ बैठकर। थोड़ा माइक का ऑडियो मैंने बढ़ा दिया है, देखो आप, ऑडियो तेज़ आ रहा है ना, देखो आप। हाँ, तो पहले मुझे और ज़्यादा माइक के पास रहकर बोलना पड़ता था, ऑडियो धीरे कर लिया था, उससे आवाज़ क्लियर नहीं हो रही थी, ऑडियो बढ़ा दिया। हाँ, अब ठीक है, ठीक है, बैठकर बोलते रहेंगे, और जो है इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद एंड बाय बाय।